नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस संगठन की स्थापना की गई थी? वो था सत्यशोधक समाज। ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। बात करें इसकी स्थापना की, तो वो की गई थी 1873 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समाज के जो कमजोर वर्ग थे उसको सामाजिक न्याय दिलाना। हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो समाज के कमजोर वर्ग थे, यानी समाज के कमजोर वर्ग को समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना। समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता। इसके अलावा युगदूत और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। चलिए अगला अगला देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह था मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई। ये कब हुआ था? तो दिसंबर के महीने में 1885 ईस्वी में। दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। बात करें इसमें कुल सदस्य कितने थे या फिर प्रतिनिधि कितने थे? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत को क्या कहा जाता है? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत के नाम से भी जाना जाता है। ये किस भाषा में लिखा गया था? तो इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? तो बात करें इसकी रचना की, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। बात करें इसकी रचना की, तो किस में हुई थी? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। इसे अपनाया कब गया? तो अपनाया गया था 7 नवंबर 1876 ईस्वी में। कब अपनाया गया? अपनाया गया कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 7 नवंबर 1876 ईस्वी में। बात करें यहाँ पे दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने किसकी रचना की? तो जन गण मन यानी राष्ट्रगान की। इन्होंने किसकी रचना की? तो राष्ट्रगान की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की? तो राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। जन गण मन। राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? तो इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ये किस भाषा में लिखा गया था राष्ट्रीय गान? तो ये लिखा था बंगाली भाषा में। ये किस भाषा में लिखा गया? तो बंगाली भाषा में। बात करें इसे अपनाने की, तो इसे कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। इसे कब अपनाया गया? इसे कब अपनाया गया? इसे कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 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 24 जनवरी 1950 ईस्वी को।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनमें से किसने राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। ये कब कहा? तो ये 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को। कैसे कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने, एक रेडियो था आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आजाद हिंद रेडियो द्वारा सिंगापुर से गांधी जी के नाम के अपील की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भगत सिंह को निम्न में से किसके साथ फांसी दी गई थी? जो लाहौर के षड्यंत्र था उसमें भगत सिंह के साथ किस 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 को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगुरु और सुखदेव। इन्हें किस केस में फांसी दी गई थी? तो दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। फांसी दी गई। चलिए बात यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा, जिनका ये व्यक्त जिन्होंने ये मानना था या फिर विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश जो आर्थिक है वो, जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है? तो ये किसका कथन है? तो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का। इन्होंने यह भी कहा कि यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। इसका लगा क्या? यह भारत में यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। कारण बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विकास का सिद्धांत निम्न में किसने प्रतिपादित किया था? ये जो विकास का सिद्धांत है वो इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? विकास नहीं है, निकास का सिद्धांत हो जाएगा। निकास का सिद्धांत। तो निकास का सिद्धांत इनमें से किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। इनके बात करें इनके लेख की, तो इनके लेख कौन कौन से हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी के लेख कौन कौन से हो जाएंगे? तो लेखा एक, इंग्लैंड डेब टू इंडिया। एक है इंग्लैंड डेब टू इंडिया। डेब टू इंडिया। इसके अलावा पावर्टी एंड, इसके अलावा कहता है पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके प्रसिद्ध लेख हैं। किसके? तो दादा भाई नौरोजी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। यमुना नदी का उद्गम स्थान निम्न में कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है वो इनमें से कहाँ है? तो हो जाएगा बंदरपूछ। ऑप्शन बी, बंदरपूछ। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरकाशी के स्थित बंदरपूछ से। उत्तरकाशी के स्थित बंदरपूछ कहाँ पड़ता था? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के स्थित बंदरपूछ नामक स्थान से। बंदरपूछ नामक स्थान से। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1384 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। ये कहाँ आकर मिलती है? तो ये प्रयाग में गंगा से आकर मिलती है। इलाहाबाद के इलाहाबाद के प्रयाग में इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा नदी में आकर मिलती है। गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में मिलती है। ये जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी।
बात करें यमुना नदी कौन कौन सहायक नदियां हैं, तो यमुना की सहायक नदियां की बात करें, यमुना की सहायक नदियां की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? टोन्स, हिंडन, गिरी, टोन्स, हिंडन, इसके बाद है एक गिरी। ये जो क्या है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। ये जो बांग्लादेश की सीमा है वो मणिपुर से नहीं मिलती है। ये किस किस राज्य से मिलती है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा होता है मेघालय, और क्या है, एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, यानी इन राज्यों से जो बांग्लादेश देश है उसकी सीमा मिलती है। बांग्लादेश है वो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। ये क्या है? भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, पूर्वी पड़ोसी देश है, जो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ये क्या है? जो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तीन तरफ से भारत से घिरा है, भारत से घिरा है, और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी को क्या स्पर्श करता है? बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये जो इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत इनमें से किस नदी के संगम पर स्थित है? इंदिरा गांधी को क्या कहता है? तो हरि के बैराज भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को हरि के बैराज भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को हरि के बैराज भी कहा जाता है। तो इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा सतलज और ब्यास, यानी ब्यास और सतलज, ऑप्शन डी, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई को हो जाएगी 649 मीटर। बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई कितनी है? लगभग 649 किलोमीटर। ये कहाँ बहती है? तो यहाँ राजस्थान में बहती है। कहाँ पर? राजस्थान से, राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? राजस्थान में लगभग 480 किलोमीटर, राजस्थान में लगभग 480 किलोमीटर। राजस्थान के बाहर की बात करें, इसके बाहर अब, इसके बाहर की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 169 किलोमीटर। यानी ये जो नदी है उसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है, जो राजस्थान में 480 किलोमीटर है, और इसके बाहर 169 किलोमीटर है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो जो राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से सर्व महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्या है? ये जो सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो है चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। बात करें इसकी क्षमता की, इसकी क्षमता कितनी है? तो है लगभग 390 मेगावाट। कितनी है? तो लगभग 390 मेगावाट। ये एक जल से चलने वाली है। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा मसाला है जो काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है काली मिर्च को। ये काली मिर्च को भारत में काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। यह कैसे प्राप्त होती है? तो इसका पौधा कैसा होता है? तो एक लता होता है। बात करें इसके पौधे की,
पौधा कैसा होता है? तो लता प्रकार का, लता प्रकार का पौधा होता है लता प्रकार का। बात करें इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? प्रमुख उत्पादक राज्य, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। केरल है, कर्नाटक है, केरल कर्नाटक और कहता है तमिलनाडु। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। सोयाबीन एक खाद्य फसल है। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन सोयाबीन मुख्यतः एक खाद्य फसल है। सोयाबीन मुख्यतः क्या है? तो एक खाद्य फसल है, एक खाद्य फसल है। यह किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो यह तिलहन प्रकार की फसल मानी जाती है। यह तिलहन प्रकार की फसल मानी जाती है। यह तिलहन प्रकार की फसल मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।